हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री में हम ये इकाई 2 यानी यूनिट सेकंड करा रही हूँ। इसमें क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और ये आए हुए क्वेश्चन है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो जरूर हल करें। अच्छे क्वेश्चन है जो कि हमेशा रिपीट होते रहते हैं, टीजीटी, पीटी, यूजीसी नेट आदि सभी एग्जाम के लिए हिस्ट्री के बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और पहले की जो वीडियो है उसे भी देख लें। एनसीईआरटी आदि की भी वीडियो अपलोड है जो कि आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको सब वीडियो मिल जाएंगी हिस्ट्री की, आप देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा रचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया है? ठीक है, और जैसा कि संगम काल के क्वेश्चन है ये। और कंबल, कुलशेखर और मधुर कवि, मामूल नार। ठीक है, कंबन और देखिए मामूल नार ने नंद शासकों द्वारा रचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी है। और मामूल नार हमें नंदों व मौर्यों के संबंधों में जानकारी देता है और नंदों द्वारा अपने कोष को गंगा में छुपाए जाने का उल्लेख भी करता है। नेक्स्ट है, आरंभिक तमिल साहित्य निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है? जाति प्रथा की अनुपस्थिति, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। जो आरंभिक तमिल साहित्य है वह किसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तो जाति प्रथा की अनुपस्थिति की वो साक्ष्य अब जो है प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है तर्क दिया जाता है, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है। तर्क दिया जाता है कि आरंभिक ऐतिहासिक दक्षिण भारत में कवियों द्वारा किया गया गुणगान राजनीतिक सत्ता का आधार नहीं था। कारण क्या? उक्त काल के कवि अपनी भौतिक खुशहाली के लिए राजाओं पर निर्भर रहते थे। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है। ए सही नहीं है, परंतु आर जो है वो सही है। यानी ये आरंभिक ऐतिहासिक दक्षिण भारत में कवियों द्वारा गुणगान राजनीतिक सत्ता का आधार नहीं था। ठीक है, ये सही नहीं है। उक्त काल के कवि अपनी भौतिक खुशहाली के लिए राजाओं पर निर्भर करते थे, ये सही है। ठीक है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है जून में। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बड़े तमिल संत थे? अप्पर सुंदर मूर्ति, मणिक्वा सगर या मल्लिकार्जुन पंडित? और देखिए तीनों थे, ए बी और सी, अप्पर भी, सुंदर मूर्ति भी, मणिक्वा सगर। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपर प्रसिद्ध नयनार संत थे जिन्होंने सर्वप्रथम संगम शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये संगम शब्द का प्रयोग किसने किया? ये इन्होंने किया है, नयनार संत थे अप्पार ने। ठीक है, और अप्पार, सुंदर मूर्ति तथा मणिक्वा सागर प्रमुख तमिल संत थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारतीय वाणिज्य समुद्री संगठन नहीं था? तो महाजन ये संगठन नहीं था। महाजन भारत के प्राचीन वर्ग वर्ण विभाजन के आधार पर वैश्य यानी वाणिज्य या व्यवसाय की आय से जीविकोपार्जन करने वाली जाति थी। ठीक है, और परंतु इनका संबंध दक्षिण भारतीय वाणिज्य समुद्री संगठन से नहीं था। ठीक है, जैसा कि चार उसमें वर्णों में बटी हुई थी पहले वर्ण व्यवस्था के आधार पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो ये आते थे जो कि व्यापार करना इनका कार्य था, जैसा कि ब्राह्मण का पठन पूजन करना, पूजा पाठ करना, और वैश्य का जो है क्षत्रिय का युद्ध आदि ये सब करना, और वैश्य का व्यवसाय करना, और शूद्र का इन तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है, ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तमिल कवि कांची से संबंधित थे? राइट ऑप्शन सी है, फर्स्ट और अपार और फोर्थ सुंदर मूर्ति, ये कांची से संबंधित थे। ठीक है, अपर तथा सुंदर मूर्ति का संबंध कांची से था। और मामूलनार एक प्रमुख संगम कवि था जिसने नंद राजाओं के संचित कोश की चर्चा की है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तोल्काप्पियम जो है वो तमिल व्याकरण से संबंधित है और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम कपाटपुरम का एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य, और इसके लेखाकार जो थे वो तोल्काप्पियर थे। ठीक है, और जो अगस्त ऋषि के शिष्य थे, तोल्काप्पियर किसके शिष्य थे? अगस्त ऋषि के शिष्य थे, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और तोल्काप्पियम सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा व्याकरण ग्रंथ है, वो भी पूछ लेता है। तो तोल्काप्पियम, इसकी रचना किसने की थी? तोल्काप्पियर ने की थी, और अगस्त ऋषि के ये शिष्य थे। निम्न में से किस संगम लेखक ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है?
अबे यार, मामलार, परनार, सतनार, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मामलार। तो तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य संगम साहित्य के नाम से जैसा कि जाना जाता है, विख्यात है। और मामलूर नामक तमिल कवि ने नंदों और मौर्यों का उल्लेख किया है। ठीक है, नंदों का और मौर्यों का उल्लेख किसने किया है? ठीक है, ये किया है मामलूर नामक तमिल कवि ने। नेक्स्ट है, संगम कालीन लेखक प्राचीन बंदरगाह कावेरीपत्तनम को निम्न नाम से जानते थे। तो पुहार नाम से कावेरीपत्तनम को जाना जाता था। संगम काल का महत्वपूर्ण बंदरगाह पुहार था और चोल राज्य के पूर्वी तट का बंदरगाह था। कहाँ का? चोल राज्य के पूर्वी तट का बंदरगाह था। और एक अज्ञात नाविक टालेमी ने कावेरीपत्तनम को खबरिश नाम दिया था। और एक अज्ञात नाविक ने लिखित पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेंस आप जानते होंगे में संगम युग के 24 बंदरगाहों का उल्लेख है। यानी अज्ञात लेखक, यानी इसका नाम नहीं पता किसने लिखा है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेंस, लेकिन बहुत अधिक जानकारी मिलती है उससे। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। और इसमें देखिए ग्रंथ हैं, लेखक हैं कुरल तिमुरे, सिलप्पादिकारम, मणिमेखले, इलंगो अडिगल, तिरुवनंत सतनार, नंबी अंडार, नंबी। ठीक है, और 155 क्वेश्चन है और इसमें देखिए मिलान करेंगे तो बी आएगा। कुरल यानी तिरुल कुरल ग्रंथ है, लेखक हैं, नाम मिलते जुलते से हैं, इतना भी ध्यान रहेगा तो आपको याद आ जाएगा। तिरुमरे ये हैं, नंबी अंडार कवि थे ये। और सिलप्पादी कारम ये इलंगो अडिगल की रचना है। और मणि मेखले सतनार की रचना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन संगम कालीन पांड्यों के प्रमुख नगर एवं पत्तन थे? कोरकै, मदुरै, पुहार, उदयपुर। राइट ऑप्शन है कोरकै और मदुरै। ठीक है, तो ये दोनों थे, एक और दो। तो पांड्य राज्य सुदूर दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था और इनकी राजधानी कोरकई थी। और बाद में पांडवों ने मदुरै को अपनी राजधानी बनाया था। और पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख पढ़नी की जो अष्टाध्यायी है उसमें मिलती है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पांड्य राज्य का उल्लेख किया है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, उस तमिल काव्य संग्रह की पहचान कीजिए जिसमें चेर वंश के शासकों की प्रशंसा की गई है। तो पट्टिदुपुत्तु। ठीक है, तो पट्टिदुपुत्ति में 10 कविताओं का संग्रह है। इसमें 8 चेर शासकों की शौर्य गाथाओं का उल्लेख है। और डॉक्टर M.S. आयंगर ने इस ग्रंथ को तमिल व्याकरण का तथा रीति रिवाजों का कोश कहा है। तमिल लेखकों के तीसरे संगम की पीठ स्थिति कहाँ पे तीसरा संगम हुआ था? मदुरई में हुआ था। ये भी बहुत पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 3 संगम हुए थे। 3 संगम, संगम, अध्यक्ष, स्थल। ठीक है, तो प्रथम जो हुआ था अगस्त ऋषि थे अध्यक्ष और मदुरई में हुआ था। दूसरा हुआ था तोलका पिरकट्टुमपुरम में, अलवरे में। और तृतीय हुआ था नक्कीर में। और ये इस नक्कीर थे अध्यक्ष इसके। और इसके अध्यक्ष द्वितीय के तोलका पाटपुरम थे। और ये था अलवरे और ये था उत्तरी मदुरई। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से नगर में पुरातन काल के दौरान बंदरगाह नहीं थे? और वो हो जाएगा पुम्पुहार। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित कावेरीपट्टनम को कई नामों से जाना जाता है बंदरगाह को, जैसे पुहार, पुम्पुहार, पट्टनम, चोलपट्टनम आदि। ग्रीक रोमन जैसे लेखक टालेमी इसे खैब्रिस कहते हैं, एम्पोरियम भी कहा है इन्होंने। और ताम्रलिपित नागपट्टनम और तुकोपुरम पुरातन काल के बंदरगाह हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे तमिल वासियों की व्यापारिक गतिविधियों संबंधी संदर्भ प्राप्त है? राइट ऑप्शन है सिलप्पादिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। और इसके नायक व नायिका केवलन व कंगी है। इसमें तत्कालीन तमिल समाज के प्रसिद्ध व्यवसायों को परिचय दिया गया है। नेक्स्ट है, दक्कन के प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक था। तो ये थे तिरुकल्लूर, अभी देखा था हमने क्वेश्चन। और तिरुकल्लूर द्वारा लिखा गया कुरल तिरुकुलर तमिल दर्शन ग्रंथ है। इसे तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ भी कहा जाता है। और इसे लघु वेद, पंचम वेद व तमिल बाइबिल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको तमिल बाइबिल आदि भी कहते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, तोल्काप्पियम जैन दर्शन, तिरुकुरम प्रेम कथा, सिलप्पाधिकारम, यानी क्या है इसमें, क्या लिखा गया है? और तमिल व्याकरण, परिपाटल दर्शन। और देखिए यहाँ पे ए का थर्ड हो जाएगा, तमिल व्याकरण है तोल्काप्पियर द्वारा लिखा गया है। और ए हो जाएगा जैन दर्शन है तिरुकुरल। और सिलप्पाधिकारम ए है, प्रेम कथा है इसमें।
और परिपाटल ए दर्शन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा संगम साहित्य का संग्रह ग्रंथ नहीं है? इतुतोकय, तिरुकुरल, पुत्तुपातु, अहिनागुरु। राइट ऑप्शन बी है तिरुकुरल, जो कि तमिल कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का ये संग्रह ग्रंथ नहीं देता है, तिरुकुरल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगम कवि ने नंद वंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? तो यह है मामलूर। पिछले क्वेश्चन में भी ये देखे पूछा था, क्वेश्चन का तरीका बदल गया है बस। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ हुई थी? तो मदुरई में हुई थी, हमने अभी बात की। संगम काल के दौरान कृषि की प्रमुख फसलें कौन सी थी? ठीक है, तो ये संगम काल के दौरान जो कृषि की फसलें थी वो कौन सी थी? और राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे धान और गन्ना। ठीक है, तो संगम जो है साहित्य में गेहूं का उल्लेख नहीं मिलता है, और इस काल में धान है, रागी और गन्ने की खेती बहुतायत में होती है। तो दक्षिण भारत में कृषि का विस्तार अगस्त ऋषि द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान रखें, धान, गन्ना, रागी, जौ प्रमुख फसलें थी। नेक्स्ट है, अभिकथन संगम साहित्य संस्कृत काव्य है। आर है, यह सामाजिक अवस्था के बारे में सूचना प्रदान करता है, और क्या इसमें सही है? ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 167 क्वेश्चन का। तो देखिए, संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य, और संगम साहित्य से दक्षिण भारत के जनजीवन की जानकारी मिलती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, दोनों सही और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कुरल, कुंभन, आहनागुरु, परनर, पूर्णापुरु, मामलूनर, शिल्पाधिकारम, ये इलंगो अडिगल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, जो कि सही सुमेलित है, बाकी सब सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरण संबंधी ग्रंथ है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा तोल्काप्पियम। बहुत बार देखिए तरह तरह से पूछा है क्वेश्चन। तिनाई सिद्धांत का प्रयोग कहाँ हुआ था? तमिलकम में। सिद्धांत का प्रयोग तमिलकम में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय संगम का अध्यक्ष था? तो नक्कीर था तृतीय संगम का। अब आ गया गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। तो निम्नलिखित में से कितने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? अलबरूनी ने दी है। तो जैसा कि गुप्त संवत को हम बलवी संवत कहते हैं, और इसको चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। और गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ था ये भी पूछ लेता है। तो 319 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी में हुआ था। और लेकिन अलबरूनी गुप्त संवत व शक संवत के मध्य 241 वर्षों का अंतर माना है, और 319 78 वर्ष इसे तुष्टि हो जाती है कि गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को किस अन्य नामों से जाना जाता है? देवगुप्त, देवराज, देवपुत्र या देवव्रत। ठीक है, और जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए और बी। देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, देव राय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, जो है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो विष्णुगुप्त ने सबसे कम सिक्के जारी किए थे, और गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। और गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इन्हें दीनार कहा जाता था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और तांबे का सिक्का माशक, तांबे का क्या कहा जाता था? ठीक है, सोना दीनार, चांदी, ठीक है, तांबा माशक कहा जाता था। और चांदी का जो कहा जाता था वो चांदी का कहा जाता था रूपक। ठीक है, रूपक, और ये माशक तांबे का कहा जाता था। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। अस्कंद गुप्त के समय सोने के सिक्कों में मिलावट देखने को मिलती है, क्योंकि तब तक स्थितियां खराब हो चुकी थी, और सबसे कम स्वर्ण सिक्के विष्णुगुप्त ने चलाए हैं। ठीक है, और आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की थी? तो पृथ्वी के सूर्य चारों ओर चक्कर लगाती, ये नहीं किया था इन्होंने। और पृथ्वी गोल है, ये बात बताई। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती, यह बात बताई। पृथ्वी की चारों पर ग्रहण लगती, ये बात बताई। ये 2020 का क्वेश्चन है, देखिए जून 2020 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आर्यभट्ट का जन्म कुसुमपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है,
और जैसा कि आजकल का पटना और वे गुप्तकालीन प्रमुख खगोल शास्त्री, उन्हें भारत का पहला खगोल शास्त्री माना जाता था, बीज गणित जड़ी उसका गणित का जनक भी वो कहते हैं उन्हें। और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, 10 गीतिका नामक ग्रंथों की रचना की है। और आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। और आर्यभट्ट कहते हैं कि मैंने खगोल शास्त्री सिद्धांतों के सहारे समुद्र में गोता लगाया, वह सत्य ज्ञान में डूबे रत्न को अपनी भौतिकता की नाव से उतारा। आर्यभट्ट के नाम पर ही भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था, आर्यभट्ट के नाम से। नेक्स्ट है, सती का पहला अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख, ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में। ठीक है। और 510 ईस्वी, ठीक है, 510 ईस्वी के भानुगुप्त एरड़ से मिलता है, जिसमें भानुगुप्त के जो है सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है। अभिकथन क्वेश्चन है, ठीक है। और अभिकथन वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कथन क्या है। गुप्त काल में हिंदू धर्म, विशेषतः भागवत धर्म का उत्थान हुआ। और तर्क क्या है? फाहान के कथनों स्कूल के दौरान बौद्ध धर्म फल फूल रहा था, और तभी कहा सकता है सांची के महास्तूप के 4 प्रवेश द्वारों पर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। और इस काल के दौरान ही नालंदा भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना था। ठीक है। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट है, ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुप्त शासकों द्वारा परम भागवत की उपाधि धारण करना भागवत धर्म की उत्थान को दर्शाता है। और गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। और गुप्त काल मंदिरों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी उस धर्म से संबंधित है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है। और कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना करवाई, जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित है? भीतरगांव मंदिर, ये भी 2020 में देखे पूछा गया, और पहले भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। परशुरामेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। और राइट ऑप्शन यहाँ पे सी है, ए और डी, यानी भीतरगांव का मंदिर ईंटों से निर्मित है, और कौन सा? लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का। ठीक है। तो गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य कला का विकास हुआ, और गुप्तकालीन मंदिर भीतरगांव का मंदिर ईंटों से प्राचीनतम मंदिर है, और इसके अलावा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी ईंटों से निर्मित है। और अजंता के प्राचीनतम चित्रों का शैल अजंता, ठीक है, अजंता होना चाहिए यहाँ पे। काल द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है, और गुहा से 1-2 के चित्र सबसे बाद के उत्तरकाल के हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। देखिए वहां पे 29 गुफाएं हैं, और जिसमें से 9वीं में, और ये गुफाएं हैं अजंता की कहाँ पे? अजंता और एलोरा की हैं औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में दोनों गुफाएं हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं काफी, अजंता की और एलोरा की दोनों ही हैं। और ये यहाँ पूछा है अजंता की गुफाएं, तो ये औरंगाबाद जिले में जैसा कि स्थित है, और यहाँ की 29 गुफाएं हैं। 9वीं 10वीं गुफा के चित्र सबसे प्राचीन माने जाते हैं, और प्रथम सती ईस्वी पूर्व का माना गया है, जिनका समय पहली सदी और दूसरी सदी। और गुफा संख्या 1 व 2 चित्र 7वीं शताब्दी में चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय के समय के हैं। ठीक है। और मर्डासन राजकुमारी की भी पूछता है कई बार, तो गुफा नंबर 16 है, जो हम मर्डासन राजकुमारी का वो मिलता है। नेक्स्ट है, अभिलेखी साक्ष्य के अनुसार प्राचीन भारत के निम्न में से कौन से नरेश कुशल संगीतज्ञ थे? और ये थे रुद्रदामन और समुद्रगुप्त। ठीक है, आंसर यहाँ पे डी है, और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए समुद्रगुप्त के बीड़ावादन प्रकार सिक्के चलाए, और इससे पता लगता है कि वो बीड़ा बजाता था, और उसके संगीत के प्रति लगाव को देखा जा सकता है। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन के संगीत के प्रति रुचि का पता चलता है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ लेख में उल्लिखित समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिणापथ राज्यों को क्रमानुसार रखिए। देवराष्ट्र, कांची, शिष्टपुर, बेंगी। ठीक है। और सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, देखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे सही विकल्प है सी। ठीक है, सी है, यानी CBDA, शिष्टपुर, कांची, बेंगी, फिर देवराष्ट्र। तो जैसा कि हरिशेन की प्राग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की दिग्विजय की जानकारी मिलती है, और समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के युद्ध में कुल 12 राजाओं को पराजित किया,
और इन राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त ने ग्रहण मौना की नीति अपनाई। ठीक है। और अभिकथन है गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में प्रायः क्लासिकल युग कहा जाता है। और कथबार है गुप्त काल के कलात्मक आदर्शों की प्रशंसा करते हुए तर्क दिया जाता है कि एक ऐसा युग है जिसमें कलात्मक क्रियाकलापों का आश्चर्यजनक विकास देखने को मिलता है। राइट ऑप्शन बी है, यानी व्याख्या सही नहीं है, बाकी दोनों चीजें सही है। तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग यानी क्लासिकल युग कहा जाता है, या पेराक्लीज युग भी कहा जाता है। और सर्वप्रथम के मुंशी ने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा था। किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था, सर्वप्रथम इन्होंने कहा था। ठीक है। और कला साहित्य मंदिर स्थापत्य जैसा कि बहुत सारी चीजें देखने को मिलती, स्वर्ण मुद्रा आदि के विकास के कारण यह स्वर्ण काल कहलाता है। प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? तो गुफा नंबर संख्या 9। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूर्व गुप्तकालीन दक्षिणापथ के शासक उनके राज्य हैं। दमन इंद्रपल सम्मिलित है। हस्तिवर्धन, बेंगी, मटराज पालक, नीलराज गुप्त। राइट ऑप्शन सी है मटराज पालक। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौशल का महेंद्र, शिष्टपुर का महेंद्रगिरी, महाकांतर का ब्यागराज, कौशल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से देखें। और कोटूर का स्वामीदत्त, इंद्रपल का, कांची का विष्णुगुप्त, और गुप्त नीलराज का नीलराज, और बेंगी का हस्ती वर्मा, पालक का उग्रसेन, और देवराष्ट्र का कुबेर, कुश स्थल का धनंजय। इस प्रकार सही विकल्प जो है सी है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है। पालक का कौन था? उग्रसेन था। बेंगी का हस्ती वर्मा था। और कुमारगुप्त के समय में एक लेख में मालव संवत के वर्ष 493 ईस्वी का उल्लेख है, जिसका निम्नलिखित में समकक्ष कौन सा है? राइट ऑप्शन है 436। तो विक्रम संवत जब शुरू हुआ था 57 ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य के शासनकाल में राजा विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था इसे उज्जैन के राजा। और मालव संवत के 493 ईस्वी के समकक्ष वर्ष 436 होगा। 493 -70 436। उपयुक्त लेख शासकों और उनकी उपाधियों के युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। और ये है कौन सा क्वेश्चन है? 186। ठीक है। और इसमें देखते हैं तो ये है बुद्धगुप्त परम दत्त, कुमारगुप्त परम भागवत की उपाधि, प्रवरसेन परम परमेश्वर, परम सौगात। यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य नाम से पुकारा है, और चालुक्य अभिलेखों में हर्ष को सकलोत्तरनाथ कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी और ध्रुव के कारण प्रतिदिन सूर्य योदय और सूर्यास्त होते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्यभट्ट, क्योंकि आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बताया। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेघ हाथी के सिक्के चलाए थे। कथन है और कारण दोनों ने अपने अभिलेखों में अश्वमेघ के संपादन का उल्लेख नहीं किया था। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी है, सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो समुद्रगुप्त व कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेघ पर के सिक्के चलाए और जिनसे उनके द्वारा अश्वमेघ संपादन की पुष्टि होती है। और याद रहे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग पर से उसके अश्वमेघ की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है। और 189 क्वेश्चन है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, उनके राज धनंजय, नीलराज, उग्रसेन और विष्णुगुप्त। ठीक है। और यहाँ पे अवमुक्त, कांची, कुशलपुर, और ये बी ऑप्शन है राइट। यहाँ पे ए का थर्ड है धनंजय का कुशलपुर, और नीलराज ये अवमुक्त, और उग्रसेन ये हो जाएगा पालक, जैसा कि पालक का राजा, विष्णुगुप्त कांची का। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने अपने को राजा धीराज कहा? और वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है। तो गुप्त राजवंश का संस्थापक जैसा कि श्रीगुप्त था, और इसके पश्चात घटोत्कच शासक बनता है। और श्रीगुप्त और घटोत्कच स्वतंत्र शासक नहीं थे, क्योंकि दोनों ने ही महाराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे, और चंद्रगुप्त पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की तथा पाटलिपुत्र को गुप्तों की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है 191 सम्राट की आज्ञा न मिलने पर कोई चीनी यात्री भारत यात्रा के लिए आया, और जिसका चीन वापस जाने पर केवल गुप्त रूप से
देश निकालने की बात क्षमा कर दी गई, वरुण का सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। तो वो था हुएन सांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर उसने शिक्षा प्राप्त की और उसने CU की, ठीक है, नाम से प्रसिद्ध जो है रचना की। और हेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स भी कहा जाता है, तीर्थयात्रियों का राजकुमार यानी। और याद रहे वेनसांग सर्वप्रथम भारत के कपिसा राज्य पहुंचा और वेनसांग स्थल मार्ग से होता हुआ भारत आया और स्थल मार्ग से ही वापस चला गया था। और नेक्स्ट है, यहाँ पे मिलान करना प्रशासक और विभाग, भंडाराधिकृत अभिलेखागार, दशापाराधिक न्याय, महाछटपटिल राजस्व, शौल्विक कोष। और यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, यानी इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसको महापचलिक इसको क्या कहते थे, ये अभिलेखागार होता था और शौलिक क्या होता था, ये राजस्व दिखता था। ठीक है, अभिकथन, फाहान चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था और उसने चंद्रगुप्त सेकंड अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन का वर्णन करते हुए कहता, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी है, ये सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो फाहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है, ठीक है, और वह 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों को भ्रमण करता है। और फो क्यों की, ठीक है, हेनसांग ने CU की और इसने फो क्यों की करके रचना की थी इसने। और याद रहे कि फाहान ने अपने वृतांत में कहीं भी सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं किया। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिश्चंद्र निम्नलिखित में से किन पदों पर आसीन रहा था, खाद्य पटाली, कुमारामात्य, महादंडनायक, संधिवीर। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इन पदों पर। तो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशेर था और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था ये। और कुमारामात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था और वर्तमान जो है एक तरीके से IAS कह सकते हैं वो हुआ करता था और राजा द्वारा केंद्रीय प्रांतों में नियुक्त किया जाता था और महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था तथा खाद्य पटलिक गुप्तकालीन राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष होता था। खाद्य पटलिक जो है, समुद्रगुप्त के निम्नलिखित किन अभिलेखों में से पारम भागवत कहा गया है। और ठीक है, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं। एरण स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, केवल फोर्थ, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, समुद्रगुप्त को गया ताम्रपत्र नालंदा पत्र में परम भागवत कहा गया और वहीं प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त कविराज सर्वोत्तराज लिच्छवी दौहित यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न कहा गया। एरंडेक से हमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान होता था। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा कौन से नए प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए थे, तो ये देखिए सभी प्रकार के सिक्के प्रचलित किए गए थे, ऑप्शन डी राइट है, यानी खड़क प्रकार के, गरारू प्रकार के, खड्ड निहत्ता प्रकार के, ठीक है, सभी प्रकार के। और जो है ध्रुव देवी की संतान कुमारगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी की संतान था ये, और कुमारगुप्त प्रथम, और जिसने सर्वाधिक लगभग 40 वर्ष समय तक कुमारगुप्त ने शासन किया था। और कुमारगुप्त प्रथम ने सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कृत करवाई और अतिपत सिक्के चलाए। और इसके अलावा कुमारगुप्त ने गजारूढ़ प्रकार का, खड़क निहत्था प्रकार का और खड़क प्रकार सिक्के चले। बयाना से इस कुमारगुप्त प्रथम की 633 मुद्राएं मिलती है। कहाँ से मिलती हैं, बयाना से मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे सूची फर्स्ट और सेकंड है। उत्तर राजवंश संस्थापक उत्तरगुप्त, मौखरी, पुष्यभूति वर्मन और कृष्णगुप्त अश्वती नरवर्धन होते हैं। इसमें देखिए सी है ऑप्शन, यानी ए का कृष्णगुप्त, मौखरी, अश्वपति, पुष्यभूति, नरवर्धन और वर्मन, पुष्यवर्मन। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 2017 में आया हुआ है। और हर्ष के अतिरिक्त चीनी यात्री जुआनजुआंग को किन अन्य समकालीन शासकों से मिलने का अवसर दिया गया, और इसमें कश्मीर नरेश, कांची नरेश, बल्लभी नरेश। राइट ऑप्शन डी है। ठीक है, देखिए हुआनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए रवाना हुआ और सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा, जैसा हमने पिछले उसमें पढ़ा था। ठीक है, और वह मालवा और बल्लभी में भी जाता है, सिंध में भी गया और सिंध के शासक को शूद्र बताया उसने। और वेनसांग कश्मीर भी गया तथा वहां 2 वर्ष तक रहा, उसे तीर्थ यात्री राजकुमार भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है, तो हमने अभी देखा था, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सिरपुर का। और भीतरगांव का जो मंदिर 2 निर्मित है, भीतरगांव का है नहीं, यहाँ सिरपुर का है। ठीक है, और नेक्स्ट है 200 क्वेश्चन, निम्न में से किसे परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी, तो राज्यवर्धन को।
ठीक है, तो 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आधे घंटे की वीडियो हो गई है। और वीडियो अच्छी लगती है आपको जरूर कमेंट करिएगा। और यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे पढ़ेंगे। और आशा करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।